आज हम रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के दरमियान क्या ताल्लुक है, इसको जानेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हमारे पास होता है इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू अ मीडियम। यानी कि हमें ये बताता है कि रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितनी ज़्यादा बेंड होगी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। जैसे कि इस एनिमेशन में जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर हवा है और यहाँ पर आपके पास पानी है। तो रोशनी जब पानी से हवा में दाखिल होती है तो अपना रुख आप देख सकते हैं कि बदल रही है। तो ये जो रुख का बदलना है, ये कितना ज़्यादा बदलेगा या कितना कम बदलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, या जो चीज़ हमें इस बारे में बताएगी कि रोशनी का रुख कितना ज़्यादा बदला है कितना कम बदला है एक मीडियम के अंदर, वो असल में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट अगर ज़्यादा बेंड होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज़्यादा होगा। लाइट अगर कम बेंड होगी, इसका मतलब है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम है। जबकि क्रिटिकल हम एंगल किसे कहते हैं, ये ऐसा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए तो हम उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जिसको आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं, जो कि मैंने GeoGebra.org की वेबसाइट से ली है। इसमें हमारे पास ये जो रोशनी है वो आपके पास पानी से मान लीजिए कि हवा में जा रही है। तो यहाँ पर पानी एक डेंसर मीडियम है, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि हवा एक रेयर मीडियम है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम है। तो रोशनी जब आपके पास एक डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा खास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए जिस पर आपके पास ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, जैसे कि यहाँ पर ये, वो आपके पास नॉर्मल के लिहाज से 90 डिग्री का एंगल बना ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। और अगर आपके पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो फिर सारी की सारी रोशनी इसी मीडियम यानी कि पानी के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हमने क्या करना है कि आपके पास रिलेशन ड्राइव करना है किसके दरमियान, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के दरमियान। तो हम कोई भी दो मीडियम लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अभी वाटर और एयर ले रहे हैं। फिर आप उसके अलावा भी कोई दो मीडियम ले सकते हैं, जैसे कि पानी और गिलास ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने मैं तीन तस्वीरें जो कि तीन मुख्तलिफ मंजर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसमें पहली को हम ये 1 का नाम दे दीजिए, इसको आप 2 का नाम दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसको 2 का नाम दे दीजिए, और 3 का। तो अब आपके पास ये तीन मुख्तलिफ मनाजिर को रिप्रेजेंट करिए। ये तब है जब आपके पास इंसिडेंट रे जो है ना, वो आपके पास थीटा 1 एंगल बना रही है। तो आपके पास जो लाइट है वो आपके पास पानी से जब हवा में दाखिल हो रही है तो वो रिफ्रैक्ट हो रही है, और ये जो रोशनी की रे है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो जब लाइट को ये माना जाए कि वो आपके पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, रे। तो जब किसी मीडियम पर जाके या किसी बाउंड्री पर या किसी चीज़ पर जाके लगती है तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और दूसरे मीडियम में जब दाखिल होकर अपना रुख बदलती है तो उस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर आपके पास अब हम क्या करते हैं कि आपके पास इस इंसिडेंट रे का जो एंगल है ना, इस नॉर्मल के लिहाज से, जो कि आपके पास इस बाउंड्री के लिहाज से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो आपके पास एक खास एंगल जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उस पर क्या होगा कि ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो नॉर्मल के लिहाज से क्या कर रही होगी, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसको हम कहते हैं आपके पास क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल है। उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो थीटा 1 है वो आपके पास ज़्यादा हो जाए किससे, क्रिटिकल एंगल यानी कि थीटा 3 से, तो उसके बाद ये होगा कि जो रोशनी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी पहले, अब वो सारी की सारी उसी डेंसर मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी यहाँ पर ये जो हवा है ये आपके पास एक रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम की खास बात क्या होती है कि इसकी जो डेंसिटी है वो होती है, वो कम होती है। जबकि लो डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि एक गिवन वॉल्यूम के अंदर आपके पास कम मैस मौजूद होगा। जबकि यहाँ पर ये जो पानी है हमारे पास, ये एक डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम की खास क्या बात होती है कि इसकी जो डेंसिटी है वो फिर ज़्यादा होती है, यानी कि गिवन वॉल्यूम के अंदर इसमें ज़्यादा मैस समाया होगा एज कंपेयर टू एयर। अब यहाँ पर आपके पास ये जो इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको हम कहते हैं
इंसिडेंट एंगल या फिर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं यहाँ पर लेबल भी कर देता हूँ। जबकि जो थीटा 2 है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, जो कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के लिहाज से बना रही होगी। जबकि यहाँ पर ये जो थीटा सी है ये हमारे पास क्या है, ये क्रिटिकल एंगल है। जबकि इस तस्वीर में चूंकि ये जो थीटा 1 है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो सारी की सारी जो रोशनी है वो इसी पानी के अंदर रिफ्लेक्ट हुई होगी, यानी कि बाउंस बैक होगी। तो आपके पास ये जो थीटा 2 है जो कि नॉर्मल के लिहाज से बना रहा है, आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे, असल में इस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल। ये तो थी तमाम तर लेबलिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब चूंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास ये जो क्रिटिकल एंगल है और आपके पास एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके दरमियान क्या ताल्लुक है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास जो स्नेल्स लॉ है उसका इस्तेमाल करेंगे। सो वी विल यूज स्नेल्स लॉ टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पानी भी एक मीडियम है, हवा भी एक मीडियम है, दोनों का ही कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रोशनी चूंकि आपके पास पानी से हवा में दाखिल हो रही है, तो हम सबसे पहले फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख लेते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n1 के साथ, और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n2 के साथ। अभी ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए मैं सिर्फ इन दो मीडियम्स का सहारा ले रहा हूँ, बाद में आप ये दोनों मीडियम्स बदला भी सकते हैं, लेकिन फिर आप स्नेल्स लॉ का ही इस्तेमाल करके क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान ताल्लुक को मालूम करेंगे। जबकि यहाँ पर ये स्नेल्स लॉ क्या करता है कि ये आपके पास एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उसको रिलेट करता है आपके पास, या उसका ये प्रोडक्ट होता है किसके साथ, जो थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है या जिसको हम इंसिडेंट एंगल कह रहे हैं, उसका आपने साइन लेना है। तो वो बराबर होगा आपके पास जो सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि n2 है, और उसका जो प्रोडक्ट है आपके पास रिफ्रैक्टेड जो रे है ना, वो जो एंगल बना रही होगी जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहे हैं थीटा 2, उसका साइन लेना है। यानी कि जो स्नेल्स लॉ है ना वो आपको जो रिफ्रैक्शन होती है ना उसके बारे में बताता है, या हम कह सकते हैं कि वो ये बताता है कि रोशनी जो बेंड हुई होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी, तो हम स्नेल्स लॉ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपके पास इस स्नेल्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको लिख लेते हैं। तो वो क्या है कि जो पहला मीडियम है उसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, जो कि हमारे पास क्या है n1, जिसमें से रोशनी जा रही है, और उसका आपने क्या ले लेना है, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन ले लेना है। तो आपके पास साइन थीटा यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास इक्वल टू आ जाएगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि n2 होगा, और आपके पास साइन ले लेना है आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, जो कि यहाँ पे थीटा 2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यही चीज़ आपके पास कुछ किताबों में या कुछ जगह पर आपको n1 साइन थीटा आई लिखी हुई मिलेगी और n2 साइन थीटा आर लिखी हुई मिलेगी। थीटा आई वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे केस में ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा आर वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पर ये थीटा 2 भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास हमने तो क्रिटिकल एंगल का ताल्लुक देखना है ना कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या है, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर क्या मान देंगे कि वो किसके बराबर है अभी यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल के। यानी कि अगर आप जो रोशनी है वो उसको पानी से आप हवा में भेज रहे हैं तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को किसके बराबर कर देते हैं, आपके पास जो क्रिटिकल एंगल है पानी के लिए, यानी कि आपके पास जो थीटा 1 है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो थीटा 1 है कि जब वो आपके पास किसके इक्वल हो जाए, क्रिटिकल एंगल यानी कि थीटा सी के, तो उससे होगा ये कि आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे है यानी कि जो थीटा 2 आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो फिर कितना हो जाएगा, वो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ असल में 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो थीटा 2 की जगह हम फिर क्या लिख लेंगे, 90 डिग्री। ये कॉन्सिक्वेंस है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। तो अब हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब n1 आपके पास कोई भी जनरल मीडियम हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अभी हमारे सिनेरियो में वो पानी है। उसके बाद साइन थीटा 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास थीटा सी, जो कि मैंने लिख दिया, इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है हमारे पास n2। उसके बाद आ जाएगा आपके पास साइन, और उसके बाद जो थीटा 2 है वो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। हम क्या करेंगे कि कैलकुलेटर के ऊपर साइन 90 डिग्री लेंगे। तो मैं यहाँ पर 90 लिखता हूँ सबसे पहले, फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाता हूँ, साइन करता हूँ, तो जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। इस बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो साइन 90 डिग्री होता है वो आपके पास
क्या होता है, वो आपके पास 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो अब आपके पास ये आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास ये जो ऊपर वाली चीज़ लिखी हुई है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, आपके पास नीचे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि जो साइन 90 था उसकी जगह यहाँ पे इसको मिटा के हम क्या लिख लेते हैं, 1। अब आपके पास जब n2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वापस n2 ही आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर 1 लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं। अब आपके पास यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ये जो n1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जो साइन थीटा सी है वो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा सी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास n2 ओवर n1, यानी कि जो दो मीडियम्स हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो, जिसमें जो n2 है वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 आपके पास जो फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमारा मकसद तो अभी भी वो यही था कि हमने तो क्रिटिकल एंगल मालूम करना था। तो क्रिटिकल एंगल के साथ अभी साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो साइन है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। साइन को ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि आपके पास दोनों जानिब साइन इनवर्स लेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा साइन, उसके बाद थीटा सी आ जाएगा। यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पर भी करनी है। तो मैं लिख लूँगा साइन इनवर्स n2 और n1। तो ये आपके पास एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं, यानी कि साइन इनवर्स और साइन, तो ये आपको 1 दे देंगे। तो जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास कैसे मालूम होगा कि आप दोनों मीडियम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रेशो लीजिए, यानी कि उनको आपस में डिवाइड कीजिए और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आपने साइन इनवर्स ले लेना है। तो आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने एक बात को जहन नशी रखना है, वो ये जहन नशी रखनी है बात यहाँ पर कि आपके पास ये जो n2 की वैल्यू है ना वो हमेशा कम होनी चाहिए n1 से, तभी आपके पास क्रिटिकल एंगल होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो n2 है वो एक ऐसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि रेयर मीडियम है, यानी कि ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मीडियम होगा जिसमें रोशनी की जो रफ्तार है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो मीडियम जितना कम डेंस होगा या जिसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जितना कम होगा, असल में उसमें जो रोशनी की रफ्तार है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो रोशनी के लिए कम रुकावट पैदा करेंगे जब वो ट्रैवल कर रही होगी। तो आपके पास यहाँ पर जो शर्त हमारे पास वो सामने नज़र आती है वो ये है कि जो n2 है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो n1 से कम होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इस चीज़ को हम कैलकुलेटर पर भी देख सकते हैं। अगर n2 की वैल्यू n1 से बड़ी हो तो मान लीजिए कि n2 जो है वो 3 है और n1 जो है वो आपके पास 1.5 है। तो 3 को जब आप 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो कैलकुलेटर के ऊपर जब हम साइन इनवर्स 2 लेंगे, जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ 2, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे जाता हूँ, सेकंड पे क्लिक करता हूँ, साइन इनवर्स करता हूँ, तो ये इनवैलिड इनपुट कह रहा है, यानी कि 2 का जो है ना वो साइन इनवर्स लिया ही नहीं जा सकता। तो फिर क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट ही नहीं होगा। साइन इनवर्स हमेशा आपके पास -1 से लेकर जो 1 की वैल्यू है उसके दरमियान वैल्यू होनी चाहिए, और वो तभी आएगी या तो आपके पास 1, आपके पास यहाँ से आंसर तभी आएगा जब आपके पास n2 बराबर हो n1 के, जैसे कि n2 भी 3 हो n1 भी 3 हो, तो 3 से कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो इसका n, अगर दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसका मतलब वो मीडियम ही एक ही है। इस वजह से ज़रूरी है कि आपके पास n2 n1 से कम हो, ताकि जो नंबर है n2 ओवर n1 का ये आपके पास 1 से छोटा हो, फिर आप उसका साइन इनवर्स ले सकते हैं और उससे आप क्रिटिकल एंगल को मालूम कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपके सामने नीचे जो है वो आपके पास क्या करता हूँ कि एक यहाँ पर आपके पास टेबल ले आया हूँ जिसमें जो रोशनी है जब वो ग्लास से हवा में जाए या आपके पास पानी से हवा में जाए या फिर गिलास से पानी में जाए, तो उनके लिए जो क्रिटिकल एंगल्स हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे गिलास से पानी में जाएगी तो वो एंगल लगभग 42 डिग्री, वाटर से एयर के लिए 48 डिग्री के लगभग होगा, और ग्लास से वाटर के लिए आपके पास 63 डिग्री के लगभग होगा। इसमें आपको देखने को ये मिल रहा है कि जो बाएं जाने पे चीज़ें लिखी हुई हैं ये असल में डेंसर मीडियम्स हैं, जो दाएं जाने पे लिखे होंगे ये यहाँ पर दूसरे के लिहाज से रेयर मीडियम है, यानी कि डेंसिटी कम वाले। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक टेबल ले आता हूँ जिसमें जो वैक्यूम और एयर, जिसको अभी कहा जा रहा है, सॉरी, वैक्यूम और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं वो 1 है। पानी का जो है 1.33, ग्लास का 1.46, डायमंड का 2.42। तो डायमंड का सबसे ज़्यादा है, जबकि फिर ग्लास का और फिर पानी का। अब आपको देखने को ये मिल रहा है कि जब रोशनी ग्लास से आपके पास पानी में जा रही, हवा में जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल 42 का है, लेकिन पानी से जब हवा में जा रही है तो आपके पास जो है वो 48 का है। तो ये देखने को मिल रहा है कि जिस मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि ग्लास का पानी के लिहाज से ज़्यादा है ना, तो आपके पास जिस मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल द स्मॉलर द क्रिटिकल एंगल।
वो इस वजह से क्योंकि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना उस मीडियम के अंदर स्पीड जो है ना वो लाइट की वो कम होगी, तो उतना ज़्यादा रोशनी को बेंड करेगी और आपके पास उतना ज़्यादा जल्दी है उतने कम एंगल पर आपके पास क्या होगा कि जो क्रिटिकल एंगल है वो अचीव हो जाएगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव जो रे होगी ना या रिफ्लेक्टेड यहाँ पर ये जो रे है वो उतना जल्दी क्या करेगी कि आपके पास उतने कम एंगल पर 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास जो रिलेशनशिप था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के दरमियान उसको बारे में पढ़ा।